हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ फैबटेक टेक्नोलॉजीज, जो कि 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगा। देखिए, इस कंपनी के अंदर मुझे जो सबसे अच्छी चीज नजर आई, कंपनी का सेक्टर काफी अच्छा और अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। तो देखते हैं आगे कंपनी क्या क्या काम करती है और सारी चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम और एंकर लिस्ट के बारे में जानेंगे। इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा होगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले बात करें एक अंदाजन ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो नियरली मतलब एक अंदाजा ही है 20% के आसपास बता रहा है, लगभग 38 रुपये पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। वैसे ग्रे मार्केट का प्रीमियम एक अंदाजा ही होता है, ना ही कोई लिस्टिंग गेंस की ये गारंटी है कि इतना ही लिस्टिंग गेंस मिलेगा। ये गलत भी हो सकता है, मैनिपुलेट भी हो सकता है और रोज ये चेंज भी हो सकता है। तो आप अपडेटेड रहें, सिर्फ इसको रेफरेंस के लिए मतलब जानें, बाकी इसके भरोसे नहीं रहना आपको। फिर बात करें इसकी एंकर लिस्ट की, तो एंकर लिस्ट के अंदर अगर बात करें, ना ही म्यूचुअल फंड ना ही एफआईआईज के अंदर कोई बड़े नाम शामिल है। जो छोटे एंकर्स आप कह सकते हैं, मतलब जो ज़्यादातर एसएमईज या छोटे आईपीओ के अंदर शामिल होते हैं, जिसके अंदर मावीरा, विकासा, इनविक्टा, फिन एवेन्यू, चाणक्य, मैटॉन, स्टेपट्रेड, इस तरह के कुछ नाम शामिल हैं। ठीक है, एंकर लिस्ट मतलब खराब भी नहीं कह सकते। अब देखिए, छोटा इशू साइज होता है, उसमें ज़्यादा उम्मीद तो कर नहीं सकते हैं। तो 10 में से 3.5 4 जैसी रेटिंग आराम से दे सकते हैं। पर्सनली मेरे हिसाब से खराब नहीं है एंकर लिस्ट। और ऐसा भी नहीं है कि अगर म्यूचुअल फंड शामिल ना हो या एफआईआई शामिल ना हो तो उसके लिए कोई नेगेटिव पॉइंट है, ऐसा नहीं है भाई। जितना इशू साइज होता है, जितने हिसाब से एंकर लिस्ट उस हिसाब से ही आती है। और ये भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये भी काफ़ी मतलब जाने माने और अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं। फिर जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो सबसे पहली चीज, जो कंपनी की एक्चुअल शुरुआत हुई थी वो 1995 के अंदर हुई थी। करीब करीब 30 साल हो गए हैं अपनी सेक्टर के अंदर। बाकी 2018 के अंदर इस कंपनी का नाम था ग्लोबरूट वेंचर्स लिमिटेड। फिर इसका 2021 में नाम बदल कर रख दिया फैबटेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और 2024 में ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। ये तो हो गया इसका पास्ट। अब सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ, ये फार्मा और हेल्थ केयर रिलेटेड कंपनी है, बट ये दवाइयाँ मैन्युफैक्चर नहीं करती है। पूछेंगे कि आप ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी एक्चुअली में ये करती है, जो फार्मा और हेल्थ केयर वाली जो कंपनियां हैं उनकी फैक्ट्री बनाने में ये मदद करती है। समझ में आ गई, मतलब जो दवाइयाँ बनाती है या हेल्थ केयर से रिलेटेड कंपनीज हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ लगती है, तो फैक्ट्री बनाने में, उसको एस्टेब्लिश करने में ये मदद करती है। पहली चीज़, ये मशीनें बनाती है और उसको बेचती है, सेल करती है। जैसे दवाई बनाने की मशीन हो गई, पैकेजिंग की मशीन हो गई, इंजेक्टेबल लाइन्स हो गई। दूसरा, ये क्लीन रूम तैयार करती है। क्लीन रूम क्या होता है? क्लीन रूम जैसे दवाइयाँ बनाती है ना, उसके अंदर धूल मिट्टी वगैरह ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं आनी चाहिए, मतलब कुछ भी जैसे कीड़े मकोड़े जो भी, वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो वो क्या है कि उनसे बचाने के लिए क्लीन रूम तैयार करते हैं, वो ये करती है। फिर उसके अलावा ये जो भी दवाइयाँ वगैरह बनती है, उसके लिए पानी भी साफ चाहिए, हवा भी साफ चाहिए, तो वो पानी और हवा साफ रखने के लिए सिस्टम भी बनाती है। उसके अलावा इंस्टॉलेशन सेटअप वगैरह करके देती है, जो भी मशीनें सेल करती है उसका इंस्टॉलेशन सेटअप वगैरह करके देती है। तो ये मेन इसका काम है, मतलब फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों को फैक्ट्री लगाने में मदद करती है। सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया। तो ये काम थोड़ा यूनिक है, मतलब देखिए दवाइयाँ बनाने वाली तो खूब कंपनियां हैं, बट ऐसी कंपनियां कम देखने को मिलेगी जो उनको सेटअप करके देती है फैक्ट्रीज। मतलब ये डिमांडिंग काफी अच्छा काम, यूनिक लगा मुझे। तो इंडिया से अगर इसका रेवेन्यू देखें तो 14 से 15% के आसपास आता है। बाकी 85% का रेवेन्यू एक्सपोर्ट से ही आता है। इसके अंदर मिडिल ईस्ट देश है, अफ्रीका है, एशियन कंट्रीज है। तो ये सिंपल चीज समझ में आ गई आपको। और सबसे ज्यादा रेवेन्यू यूएई, सऊदी अरब, वहां से आता है। अब इसके प्रोडक्ट रेवेन्यू की बात करें तो फार्मा और मशीनरी इक्विपमेंट सेल करके 96% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करती है। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ये मशीनरी सेल करके और इक्विपमेंट सेल करके ही आता है। फिर इंस्टॉलेशन वगैरह करती है, वहाँ से 2.3% का रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके अलावा एक्सपोर्ट इंसेंटिव वगैरह मिलते हैं, तो 1.29% का रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता है। बाकी मेन रेवेन्यू ये है कि मशीनरी इक्विपमेंट सेल करके अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। और मार्केट शेयर अगर देखें, ट्रंकी सॉल्यूशंस है, उसके अलावा क्लीन रूम वगैरह बनाती है ना, उसके अंदर 4 से 5% का इसका मार्केट शेयर है। तो ओवरऑल काम अच्छा है, यूनिक सेक्टर मुझे लगा। यूनिक तो है। अब इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स कैसे हैं, तो 2023 से 2025 तक दिए गए इसके फाइनेंशियल्स, वो भी देख लेते हैं। एसेट्स अगर देखें तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, 2 गुना जैसी ग्रोथ है। टोटल इनकम या रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर भी साल दर साल हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। 21 करोड़ से 46 करोड़ रुपए के आसपास इसका प्रॉफिट हुआ है, लगभग 2 गुना से ऊपर की ग्रोथ है। फिर अगर प्रॉफिट मार्जिन अगर निकालते हैं
तो 2023 के अंदर 10.9% के प्रॉफिट मार्जिन है, 2024 के अंदर 11.8% के और 2025 के अंदर 13.9% के आसपास के मार्जिन है। मतलब काफी अच्छे मार्जिन है, मार्जिन के अंदर भी ग्रोथ है। एबिटा के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर इसकी नेट वर्थ साल दर साल बढ़ी है। रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स भी साल दर साल बढ़े, 140 करोड़ रुपए के रिजर्व्स है इसके हाथ में। बोरिंग्स देखें तो बोरिंग्स भी थोड़ी बड़ी है, लगभग 54 करोड़ रुपीस की बोरिंग्स है इसके हाथ में आज की तारीख में। और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.32 का निकल कर आता है। हालांकि इतना ज्यादा नहीं है, बट आईपीओ के पैसे से कोई भी डेट पे नहीं कर रही है, थोड़ा सा नेगेटिव लगा। आईपीओ के पैसे से थोड़ा डेट पे करना चाहिए था, बट आप यूं भी कह सकते हैं इतना कम भी नहीं है बट ज्यादा भी नहीं, कंट्रोलेबल कह सकते। बाकी आरओई 30% की, आरओसी 24% के आसपास की है, जो कि अच्छी है। फिर बात करें वैल्यूएशंस की, तो इसका पी 13.32 का निकल कर आता है और प्राइस टू बुक 3.57 के बीच में निकल कर आता है। अगर देखा जाए इंडस्ट्री में कोई भी ऐसी मतलब लिस्टेड पीयर्स नहीं है अभी, मतलब जो सेम इसके जैसा काम करती हो, तो अपने इंडस्ट्री में पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है। काफी बेनिफिट है इसके लिए। हालांकि सेजिलिटी और इसकी जैसी और भी कंपनियां हैं जो फार्मा सेक्टर को या हेल्थ केयर सेक्टर को कुछ सर्विसेज वगैरह देती है, बट सेम इस टाइप की कंपनी नहीं है। बाकी फार्मा सेक्टर का अगर पी देखें तो 30 के आसपास का निकल कर आता है। उस बेसिस पर अगर इस कंपनी को देखें तो पी वाइज, प्राइस टू बुक वाइज, वैल्यूएशन इसकी सही नजर आती है, ज्यादा महंगी नहीं है। तो ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स। तो फाइनेंशियली भी कंपनी अच्छी नजर आ रही है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, वैल्यूएशन भी ठीक है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपए पर आ रहा है। प्राइस बैंड 181 रुपए से लेकर 191 रुपए के बीच में, मतलब 181 रुपीज से लेकर 191 रुपीज के बीच में। 75 मतलब 75 शेयर्स का ये लॉट। टोटल इसका इश्यू साइज है 230 करोड़ रुपए का पूरा फ्रेश इश्यू है, जिसके अंदर 120 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर और 30 करोड़ रुपए इसके कुछ एक्विजिशन वगैरह के अंदर काम में लेने वाली है। काफी अच्छी बात है, कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में आने वाला है, बट मुझे लगता है इसका कुछ पोर्शन अपना डेट पे करने के लिए काम में लेना चाहिए था। बाकी एम्प्लॉइज को 9 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है, रिटेल पोर्शन 35% का। लिस्टिंग डेट है 7 अक्टूबर को। तो ये हो गई कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी, ज्वाइन करके रख लीजिए। और दोस्तों मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, नॉलेज, जैस पैरामीटर्स। इससे हम रिस्क मापने के लिए और आज की कंडीशन में क्या इसकी डिमांड है, क्या रिस्क है, वही देखते हैं। तो जीएमपी वैसे अंदाजा होता है, बट एक रेफरेंस के लिए हम जान रहे हैं, तो 20% के आसपास आज की तारीख में बता रही है। तो जीएमपी के मामले में पूरा 1 पॉइंट देना चाहूंगा, और हमारा मिनिमम क्राइटेरिया भी 20% का ही रहता है। बाकी देखिए जीएमपी के आप पूरे भरोसे ना रहें, बाकी इसके फैक्टर्स भी देखते रहें और अंदाजा लेते रहें, डेली अपडेट देखते रहें। फिर बात करें वैल्यूएशंस की, तो पी वाइज और प्राइस टू बुक वाइज वैल्यूएशन सही नजर आ रही है, तो वैल्यूएशंस के अंदर भी 1 पॉइंट मिल जाता है। बाकी एंकर की बात करें तो एंकर भी ठीक है, मतलब खराब नहीं कह सकते, ठीक ठाक है। जितना छोटा इश्यू साइज उस हिसाब से एंकर तो ठीक ही है, तो वहाँ आधा पॉइंट मिल जाता है। बाकी सब्सक्रिप्शन का हमें वेट करना चाहिए, और फिर भी अगर देखा जाए अगर एंकर का पॉइंट ना दें तो भी 3 में से अभी 2 पॉइंट तो बन रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा रिस्क नजर नहीं आ रहा है। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, जो भी डिसीजन होगा वो आपका खुद का होगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव देख लेते हैं। पॉजिटिव में देखिए सेक्टर फार्मा सेक्टर से जुड़ा हुआ है, बट क्या है कि उनको फैक्ट्री सेटअप करने के लिए मदद करता है, मशीनरीज इक्विपमेंट सेल करता है, तो ये इसके लिए मतलब एक यूनिक टाइप का सेक्टर हो जाता है, तो ये बड़ा बेनिफिट है। और सेक्टर में ये पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है, ये भी बेनिफिट है। वैल्यूएशंस देखे जाए तो सही नजर आ रही है, पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में आने वाला है। फाइनेंशियली देखा जाए कंपनी स्ट्रांग नजर आ रही है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन वगैरह बढ़ रहे हैं, डेट है तो थोड़ा कंट्रोलेबल है, इतना ज्यादा मतलब रिस्क वाली बात नजर नहीं आ रही है। बाकी एक्सपोर्ट से 85% का रेवेन्यू जनरेट होता है। हालांकि एक्सपोर्ट में कभी कभार दिक्कतें यूँ आती है कि किसी भी देश की पॉलिसी चेंज हो जाए तो भी दिक्कतें हैं, बट इसका यूएसए के अंदर अभी ज़्यादा दिक्कत मतलब है नहीं, एक्सपोर्ट ज़्यादा यूएई, सऊदी अरब जैसा कंट्रीज़ में है। नेगेटिव्स देखा जाए तो नेगेटिव्स ऐसा विशेष तो कुछ लगा नहीं, ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आईपीओ के पैसे से थोड़ा डेट पे करती तो बढ़िया रहता। बाकी उसके अलावा विशेष नेगेटिव नहीं, कंपनी अट्रैक्टिव नजर आ रही है और बैलेंस्ड नजर आ रही है। सारे फैक्टर्स अगर देखा जाए एक बैलेंस्ड कंपनी कह सकते हैं। कि मेरी तरफ से अप्लाई करनी नहीं करने का डिसीजन नहीं है, बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनली मुझे तो अट्रैक्टिव लगी कंपनी।